अब मैं हमारे मध्य उपस्थित माननीय विशेष अतिथि श्रीमान तपेश चौधरी जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आपकी प्रेरणादायक बातें हमारे इस आयोजन को नई दिशा देगी। कृपया मंच पर पधार कर इस सभा को अपने विचार से आलोकित करें। माननीय अतिथिगण, प्रबंधक समिति के सभी सदस्य, अभिभावकगण और मेरे छोटे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो क्योंकि मैं विद्या भारती का पूर्व छात्र हूं और मैं सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से पढ़ा, तो आप सब लोगों के ये कर्तव्य देख के और आप सबके सामने आके मैं वाकई आज बहुत अभिभूत हूं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे आपके समक्ष आज खड़े होने का मौका मिला, क्योंकि देश का गणतंत्र दिवस एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और मेरे लिए और भी ज़्यादा है क्योंकि प्रधानाचार्य जी ने बता दिया कि मेरा भी गणतंत्र आज ही लिखा गया था। तो सबसे पहले मैं आप सबको इस 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हर गणतंत्र दिवस इस देश की प्रगति को लेके आए और आप उस प्रगति के हिस्सेदार बने। एक्चुअली एक छात्रा ने कहा था कि आज़ादी तो हमको 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन असली आज़ादी हमको 26 जनवरी 1950 को ही मिली, क्योंकि उस दिन हम रिपब्लिक बने, हमें गणतंत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दिन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हमें देश की आज़ादी ज़रूरी थी और उस आज़ादी को पाने के लिए हमें कुर्बानियाँ ज़रूरी थी। और ये आज़ादी बहुत सस्ती चीज़ नहीं है, ये हमें आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए अगर मैं कहूँ तो न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, न जाने कितनी नारियों का सिंदूर उजड़ गया, न जाने कितनी बहनें अपने भाइयों पे की कलाई पर राखी बांधने का इंतज़ार करती रह गईं। ये सब होने के बाद हमें आज़ादी मिली। तो इसलिए आज हम जो बात करते हैं सिर्फ आज़ादी की, और इस आज़ादी का मतलब सिर्फ देश की आज़ादी नहीं है। आज़ादी अभिव्यक्ति की है, सोने की है, पीने की है, खाने की है, बोलने की है, पढ़ने की है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आज़ादी सस्ती चीज़ नहीं है। इस आज़ादी को संवार के रखना पड़ता है और उस संवारने के लिए आप सब लोग जिम्मेदार हैं। आप सब लोगों को इस देश के लिए, इस अपने समाज के लिए खड़े होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, गलत चीज़ों को रोकना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये आज़ादी बन पाएगी और रह पाएगी। आप सब लोगों को एक वर्ड देता हूँ आज मैं 26 जनवरी के दिन, नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्र चरित्र। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। जनरली हमारे करिकुलम में या पाठ्यक्रम में नहीं होता है ये वर्ड, बट ये राष्ट्र चरित्र और नेशनल कैरेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जापान जाइए, जापान में आप किसी भी व्यक्ति के सामने, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ड्राइवर हो, आप उसके देश की बुराई नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे देश हैं और आप लोग हमारे यहाँ तो टीवी चैनलों पे देखते ही रहते हैं कि लोग क्या क्या देश के बारे में बोल जाते हैं। ठीक है, आज़ादी फ्री में नहीं मिली, मैंने अभी अभी आपको कुर्बानियाँ गिनाई। तो इस नेशनल कैरेक्टर को, राष्ट्र चरित्र को पैदा कीजिए। राष्ट्र चरित्र क्या है? राष्ट्र चरित्र है देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र चरित्र है गलत को रोकना, जब कोई आपको देख ना रहा हो तब भी नियमों का पालन करना, ये राष्ट्र चरित्र है। और जब आप अपना चरित्र राष्ट्र के प्रति ईमानदारी से रखेंगे तब ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हमारा देश महान तो था, लेकिन अगर इस देश को और महान बनाना है तो इस राष्ट्र चरित्र की बहुत ज़रूरत है। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक दूसरा वर्ड होता है लाइफ स्किल्स। मेरा एयरफोर्स बैकग्राउंड होने की वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम पढ़ाई करते हैं, टॉपर बनते हैं, 98% 100% मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन लाइफ स्किल्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें जीने और जीने का तरीका सिखाती हैं। लाइफ स्किल आप लोग, मेरी तरफ से सब लोगों को एडवाइस देता हूँ कि आप गूगल करना, यूनेस्को सर्टिफाइड 10 लाइफ स्किल्स हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एम्पैथी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, रिएक्शंस इन स्ट्रेस, तो ये सब चीज़ें आप करना और इसके बारे में पढ़ना ज़रूर कि इन चीज़ों को हम अपने जीवन में कैसे ढाल सकते हैं।
ये कहा गया है कि कोई भी आदमी तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उन 10 में से कम 7 लाइफ स्किल्स उसके अंदर हों। अगर इन और पढ़ाई के साथ साथ ये लाइफ स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप किसी प्रेशर को ले ही नहीं सकते, अगर आप डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकते, आप एम्पैथी रख ही नहीं सकते, आप इंटरपर्सनल रिलेशन बना ही नहीं सकते और आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते, तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरा सभी टीचर्स और अभिभावकों से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं ज़रूर। अगर इस देश को महान बनाना है फिर से, तो मैं ये जानता हूं कि आप सब उसके हिस्सेदार बनिए और इस देश के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर कुर्बानी जो भी देता है ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस कुर्बानी को देश याद रखता है, समाज याद रखता है, युग युग तक याद रखा जाता है। तभी तो क्या कहा जाता है ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने बालों का यही वाकी निशा होगा। तो इसलिए देश के लिए आज के दिन मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग क्या है 26 जनवरी 15 अगस्त को तो भाषण दे लिए, बाद में पीले लड्डू खा लिए, मिठाई खा ली और घर चले गए, बोला अच्छा लगा, कल्चरल प्रोग्राम भी अच्छा था। पर आज के दिन एक्चुअली वो दिन है ही नहीं। आज का दिन है कुछ प्रण लेने का और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का और उन शहीदों की कुर्बानियों से कुछ सीखने का। तो क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, समय भी लिमिटेड है, बात करने का तो और मन था, तो मैं अपनी लिखी हुई 4 पंक्तियां आपको बता के और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को आज यहीं समाप्त करना चाहूँगा कि एक कर में पत्नी का खत्ता, दूज में तोप दुनाली थी। एक कर में पत्नी का खत्ता, दूज में तोप दुनाली थी। माथे पर माँ का चुम्बन था, आंखों में जय की लाली थी। देखा शत्रु दल बढ़ आए, गोली पर गोली छूट पड़ी। हरि के मस्तक को भेद भेद, सीमा के पथ पर टूट पड़ी। शत्रु की पंक्ति बिखर गई, पर योद्धा को भी निगल गई। उससे रक्तिम धारा फूटी, सपनों का ढेर सिहर गई। जिस कर में पत्नी का खत्ता, वो अब लहू लुहान हुआ। जिस माथे पर माँ का चुम्बन था, वो कटकर निष्प्राण हुआ। गिरते गिरते भी जिस मुख से जय भारत माँ का गान हुआ, और भारत माँ को ऐसे वीरों पे बहुत अभिमान हुआ। ऐसे सभी वीर सेनानियों को मेरा सत सत प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।